Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shahbaz Pathan and I am your mathematics teacher. ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले फंक्शन चैप्टर की वर्कशीट नंबर 2, ठीक है ना, जो मैंने आपको लास्ट वीक प्रोवाइड की थी और जिसका आई होप कि आप सब लोगों ने उसको ट्राई किया होगा. ठीक है, अगर आप में से कुछ बच्चों के पास फंक्शन की वर्कशीट अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड जो सेकंड वर्कशीट्स है उसका डिस्कशन करने वाले, ठीक है ना. तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझ पाओ. ठीक है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक न्यूमेरिकल की छोटी से छोटी बात समझाने की और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशंस. ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है. मॉड ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x. ठीक है, तो देखो इसमें ना 2-3 फंक्शन आ गए. मॉडुलस फंक्शन भी आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आ गया. तो अब स्टार्ट करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन. अब जैसे कि हमने सीखा है कि मॉडुलस फंक्शन 2x - 1 ये दो तरीके से ओपन होगा. एक तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा और दूसरा ये नेगेटिव से ओपन होगा. अच्छा, पॉजिटिव से कब ओपन होगा, इसका टर्निंग पॉइंट आप सोचो. इसका टर्निंग पॉइंट होगा जब x के लिए 1/2 या उससे बड़ी हो. ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन का नॉलेज अपने को होना चाहिए. अगर x के लिए 1/2 या उससे बड़ी है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और अगर x के लिए 1/2 से लेस है तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा. तो यहाँ पे हम दो केसेस लेंगे. पहले केस में हम बोलते थे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 है. x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2. अगर x के लिए 1/2 या उससे ग्रेटर है तो ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि 2x - 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो ऐसे इक्वेशंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं. ठीक है ना, अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखना. 2, आपको पता है हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, और वो प्रॉपर्टी ये थी कि x को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x में. ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी होगी और ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी. तो ये जो x है, इस x को मैं लिख लेता हूँ. इस x को मैं लिखता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x. ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू फिर 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई. अच्छा, ये जो बाहर का ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ये तो ब्रैकेट है. ठीक है ना, ये ब्रैकेट है, अंदर में जो है फ्रैक्शन. 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा. ठीक है, प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x. ठीक है, अब क्या करें, तो अब इसको ध्यान से देखो. यहाँ पे 2 फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा, कैंसिल. अच्छा, ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब शिफ्ट होगा तो इधर क्या बचेगा, -1, और 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब शिफ्ट होगा तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए कितनी आ रही है, -1. अब ध्यान से देखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए -1 से क्या मतलब है. तो नंबर लाइन पे यहाँ कहीं तो भी -1 होगा, तो इधर कहीं तो भी 0 होगा और यहाँ कहीं तो भी -2 होगा. तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए -1 है तो इसका मतलब x के लिए कहाँ लाई करेगी, -1 और 0 के बीच में. -1 और 0 के बीच में लाई करेगी. अब -1 और 0 के बीच में लाई करेगी तो -1 तो इंक्लूड में रहेगा लेकिन 0 इंक्लूड में नहीं होगा. तो x के लिए क्या आ रही है, -1 और 0 के बीच में. लेकिन हमने क्या बोला था कि x के वैल्यू 1/2 या उससे ग्रेटर. एक्चुअल में हमने क्या बोला कि ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आएगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x के वैल्यू -1 और 0 के बीच में आ रही. तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा. ध्यान से देख लो, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये -1, ये 0 और यहाँ कहीं तो भी 1/2 रहेगा.
यहाँ कर दोगे 1/2। अब ये क्या बोल रहा है कि -1 और 0 के बीच की वैल्यू दे रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि 1/2 और उससे ग्रेटर दे रहा है, 1/2 और उससे ग्रेटर। क्या दोनों लाइन में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, दोनों लाइन में कुछ कॉमन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से तो आंसर क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से x की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है केस 1 से। ओके, अब आते हैं केस 2। केस 2 में क्या लेते हैं? केस 1 में हमने मॉडुलस फंक्शन को पॉजिटिव के साथ ओपन किया था। अब हम लोग मान लें कि x के लिए क्या है, 1/2 से लेस है, x के लिए 1/2 के साथ लेस है, तो ये मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव के साथ ओपन होगा। मतलब ये देगा -2x - 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना देगा? 1 - 2x, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, अब यहाँ क्या करें? 1 - 2, अगेन इस x के जगह मैं एक रख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। 1 -2 से मल्टीप्लाई करने पे -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, अब क्या करें? इस -2 फ्रैक्शनल पार्ट x को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये जब इस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब इधर आएगा तो ये -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये कितना हो जाएगा? -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। देन उसके बाद अब क्या बचा? अब बच गया +1, तो +1। तो यहाँ से अगर आप देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 - 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई फ्रैक्शनल पार्ट। बट हमें क्या पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में? हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाया करेगी। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि 1 - 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 4 की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाया करेगी। अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होगा। तो 1 - 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 4, नहीं 4 से हमने सबको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं? अब सब में -1 ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x पता करना है, तो सब में -1 ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे -1 ऐड करूँगा तो ये -1 हो जाएगा, इसमें -1 ऐड करूँगा तो +1 -1 कैंसिल होकर -5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसमें -1 ऐड करूँगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करें? अब -5 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो -5 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो -5 से डिवाइड करने पे ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 1/5, इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, ये देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और -5 से डिवाइड करने पे ये भी इक्वालिटी हो जाएगी चेंज, तो ये हो जाएगा -3/5। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि इसको कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -3/5 से ग्रेटर और 1/5 और उससे लेस, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, ओके चलो इधर ध्यान दो। अब बात करते हैं कि -3/5 कहाँ पे लाई करेगा? नंबर लाइन पे। ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है, -3/5 कहाँ लाई करेगा? -3/5 का मतलब कितना? 0.6 हो जाएगा, -0.6। तो यहाँ कहीं तो भी -0.6 में नंबर लाइन पे बना लेता हूँ, और 1/5 का मतलब कितना? 0.2, तो यहाँ कहीं तो भी 0.2 बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा -0.6 और 0.2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इंटीजर कौन सा नंबर होगा? -0.6 और 0.2 के बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, और वो है 0, और वो है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है वो -3/5 से ग्रेटर है, 1/5 उससे लेस है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा क्या देता है? एक इंटीजर वैल्यू देता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया -3/5, और ये कौन सा नंबर हो गया? 1/5 हो गया है। ठीक है, ये डार्क रहेगा और ये ओपन रहेगा। बट -3/5 और 1/5 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर है विच इज़ 0, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रही होगी?
0 रही होगी, ये बात क्लियर होगी यहाँ से। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब आती है? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करें, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करें। अब यहाँ पे क्या बोला है हमने केस में कि x की वैल्यू 1/2 से लेस है, और यहाँ हमने क्या बोला है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करें। दोनों में अगर कॉमन आंसर अगर देखना चाहते हैं, नंबर लाइन बना देते, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसलिए देखो ये वेवी कर्व मेथड ना बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में होगा x, यहाँ पे कहे तो भी 0 होगा और यहाँ कहे तो भी 1 होगा, 1 ओपन सर्कल में जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कहे तो भी 1/2 होगा, x की वैल्यू 1/2 से लेस है। अगर मैं देखूँ दोनों लाइन के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों लाइन के अंदर कॉमन पार्ट ये इतना दिखाई दे रहा है, मतलब फाइनली x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1/2 के बीच में लाई करेंगे। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। क्या आ रही है x की वैल्यू, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1/2 के बीच में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। इससे ये क्वेश्चन देने का रीज़न क्या है कि इससे आपका मॉडुलस फंक्शन एक बार रिवाइज हो जाएगा, इससे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार रिवाइज हो जाएगा, इससे आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। यानी देखो क्वेश्चन कैसे बनाया गया, 3 टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को आया होगा, नहीं आया होगा तो इसको देखने के बाद तो भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉलम 1 में कुछ चीज़ें दी है, कॉलम 2 में कुछ चीज़ें दी है, और हमें मैच करना है कि ए ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, बी ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलो देखो, पहले इसके बारे में इन्होंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x² कह लो 4 या 4 से बड़ी है। अब पहले मेरी एक बात समझो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कह लो 4 या 4 से बड़ी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, x की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 है तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 4 से कम है, अगर x की वैल्यू 4 से कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पे चले जाएगा, और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, तो इसका मतलब x² की वैल्यू भी 4 या 4 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब x² - 4 की वैल्यू भी, x² - 4 की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी आएगी। तो इसका यह मतलब होगा कि x - 2 x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। और जब आप इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो ये 0 कब बनेगा, 2 पे, 2 क्लोज इंटरवल में जाएगा इंक्लूडेड में, और ये 0 कब बनेगा, -2 पे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन में है क्या, हाँ है। तो जो a है ये किसके साथ मैच हो रहा है, q के साथ। देखो x के लिए नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी आ गई। ओके, चलो a का ऑप्शन तो पता चल के किसके साथ मैच हो रहा है। अब b पे आते हैं। b में क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 6 = 0। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t मान लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t मानने पे ये क्या बना, ये बन गया t² -5t + 6 = 0। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आता सबको। 6 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि -5 हो जाए, तो -2 -3। तो यहाँ से आपको पता चला कि t की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और t की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा, t मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 2 आ गई, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 3 आ गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 2 का क्या मतलब होगा कि x के लिए कहाँ से कहाँ तक, x के लिए ओपन इंटरवल 2 से 3, सॉरी क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3। ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होता है। ये सब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में डिस्कस किया है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 3 है तो इसका मतलब x के लिए कहाँ बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल 4, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमें देखना है
और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है यूनियन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। अब सोचो कि ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है क्लोज इंटरवल 2 से लेके 3। अच्छा, ये है क्लोज इंटरवल 3 से लेके ओपन इंटरवल 4 तक। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। और का मतलब होता है यूनियन। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 तो इंक्लूड हो गई, 3 भी आ जाएगा और 4 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 4। ये समझ गए ना आप? देखो ये एक्सक्यूल कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है? क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3 में। यहाँ एक्सक्यूल कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है? क्लोज इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल 4 में। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो 3 तो इंक्लूड हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 को इंक्लूड नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि 3 को इंक्लूड करना है। तो दोनों में का कॉम्बिनेशन जब करूंगा तो 3 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? क्लोज इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल 4। और ये हमें पी ऑप्शन दिख रहा है, मतलब बी ऑप्शन पी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में क्या बोला है कि x जो है इक्वल में है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। अच्छा, x किसके बराबर में होता है? x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर में हो जाए, और ये इक्वल टू आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दोनों तरफ से फ्रैक्शनल पार्ट x कैंसिल हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के वैल्यू कितने आ गए? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के वैल्यू 0 का क्या मतलब हो जाएगा कि x के वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है? क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी किसके साथ पेयरिंग कर रहा है? टी ऑप्शन के साथ। x की वैल्यू बिलोंग करेगी क्लोज इंटरवल 0 टू 1 में। ओके, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? डी ऑप्शन बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -5 से कम है, इंक्लूडेड नहीं है, -5 इंक्लूडेड नहीं है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -5 यहाँ कहीं तो भी होगा, तो फिर इधर क्या आएगा? -6 आ जाएगा, फिर इधर क्या आएगा? -7 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -5 से कम, -5 से कम मतलब -5 से कम का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -6 रहेगी, -7 हो जाएगी, -8 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो -6 के लिए अगर मान लो मैं यहाँ कहीं तो भी हूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -6 से आएगा। यानी अगर मैं -5.5 पे हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड का बताता हूँ ना हमेशा, अगर मैं यहाँ कहीं तो भी मेरा यही आंसर आएगा, अगर मैं यहाँ कहीं तो भी मेरा आंसर यही आएगा। मतलब मेरी x की वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 से कम है तो x की वैल्यू भी -5 से कम होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं तो भी हूँ मैं तब भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू कहाँ किससे कम रहेगी? -5 से कम हो जाएगी। -5 से कम मतलब कहाँ तक? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इन्फिनिटी -5 ओपन इंटरवल में। तो डी किसके साथ मैच कर रहा है? आर ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ। इसके लिए ना अगर आपको मान लो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो इसके लिए आप फ्रैक्शनल पार्ट का जो वीडियो है उसको और अच्छे से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वीडियोस है वो अच्छे से देखो। ठीक है ना, होगा ऐसा आपके साथ कि जब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर तब वो चीज़ें आसान लगती है, बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तब हमको फिर पता चलता है कि नहीं, जो हमने पढ़ा है शायद उसमें कहीं ना कहीं मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी, या मैंने कुछ चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, या मैंने उसको ठीक से नहीं देखा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद फिर हमको लगता है कि यार एक बार फिर से देखना चाहिए। तो कोई बुराई नहीं उसमें देखने में, फिर से आप एक बार देख लो। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आएगा कि जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था तो आपने कौन सा चीज़ मिस कर दिया था। ठीक है ना, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो अच्छे से, तो ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट x डिनोट ग्रेट, बोला है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x, देन नंबर ऑफ रियल x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि द नंबर ऑफ रियल x का क्या मतलब है कि कितने x की वैल्यूज मिलेगी जो इस इक्वेशंस को क्या करें? सेटिस्फाइड करें। तो इक्वेशन क्या है पहले वो देखते हैं। x - 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x -1। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें? हमें क्या पता करना है कि कितनी x की वैल्यूज आएगी, x के सॉल्यूशंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है -1।
ठीक है। तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अच्छा ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इधर आया तो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इधर क्या बचा x माइनस 1। तो यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमन निकला तो क्या बचा x माइनस 1, और ये x माइनस 1 को इधर लेके आ गया तो इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस 1 कॉमन निकला, तो क्या बचा फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 बचा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो जाएगा कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 1, और ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए कितनी आ गई 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के वैल्यू का क्या मतलब होगा कि x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x के वैल्यू होगी 1 से लेके ओपन इंटरवल 2। तो देखो x की एक वैल्यू तो 1 आ गई और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2। तो x की कितनी वैल्यूज मिली हमें, तो x के हमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिली, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी। बात क्लियर होगी ना, जैसे x की एक वैल्यू तो 1 मिली है, लेकिन x की जो दूसरी वैल्यू मिली है वो रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक है। तो क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक के बीच में कितनी वैल्यूज आती है, इनफाइनाइट वैल्यूज आती है। तो हमें क्या बोला गया था, वही कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। मतलब अपने को x की कौन सी वैल्यू बतानी है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। इक्वेशन क्या दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 प्लस 2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3। ठीक है, एक चीज़ आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई होती थी, याद है जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, वेयर आई इज इंटीजर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना दे रहा है अपने को, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँ तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 प्लस 2 लेस देन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3। ठीक है, प्रॉपर्टी लगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो माइनस 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 15 और प्लस 2 तो 17 हो गया। इसको भी देख लो, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, और ये माइनस 5 और ये माइनस 6 तो माइनस 11 आ गया। 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इधर लेके आते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस 11 इधर आएगा प्लस 11, तो 17 प्लस 11 28। ठीक है ना, 28 इज लेस देन 0। अब क्या करते हैं इसमें, फिलहाल x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं t मान लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t मानने पे ये क्या देगा, देखो ये देगा t स्क्वायर माइनस 11t प्लस 28 लेस देन 0। अच्छा, इसके फैक्टर देखो क्या आएंगे, 28 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि माइनस 11 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 4। तो ये हमें एक मिलेगा t माइनस 7 और दूसरा मिलेगा t माइनस 4 लेस देन 0। जब आप इस पे लगाओगे वेवी कर्व मेथड, तो वेवी कर्व मेथड लगाने से आपको t की वैल्यू मिलेगी ओपन इंटरवल 7 और 4 के बीच में। t मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मिलेगी ओपन इंटरवल 7 और 4 के बीच में। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो 7 कौन सी वैल्यू हो सकती है, 7 और 4 के बीच में, ये ऐसा बोल दो ना, 4 और 7 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की कौन सी वैल्यू होगी, 5 हो जाएगी और 7 हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 वैल्यू आ रही है ना, एक्चुअली एक आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक वैल्यू आ रही है 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक वैल्यू आ रही है 7 नहीं 6। ठीक है ना, 6। अच्छा, 4 और 7 को क्यों नहीं लिए,
क्योंकि ओपन इंटरवल है, इसलिए 4 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे। 4 और 7 के बीच में जो इंटीजर्स है उनको इंक्लूड करना है, तो 4 और 7 के बीच में या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x के वैल्यू क्लोज इंटरवल 5 से ओपन इंटरवल 6, और ये ग्रेटेस्ट इंटर x के वैल्यू 6 है तो x के वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल 6 से लेके 7। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 6, जिसमें 5 इंक्लूड है लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, इसमें 6 इंक्लूड है लेकिन 7 इंक्लूड नहीं है। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, देखो अगर आप ध्यान से देखो नंबर लाइन पे, तो 5 है, पहले वाला कह रहा है 5 है लेकिन 6 नहीं है, पर दूसरे वाला कह रहा है कि 6 है और 7 नहीं है। तो इंटीजर वैल्यू कौन से, एक 5 है और एक 6 है, तो कितनी इंटीजर वैल्यू आ रही है, 2 इंटीजर वैल्यू, तो x के कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएगी, 2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या बोला गया था, हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया, इंटीजर वैल्यू। तो ये बताओ कि क्लोज इंटरवल 5 ओपन इंटरवल 6 के बीच में कितनी इंटीजर वैल्यू आ रही है, एक ही आ रही है विच इज़ 5, और इसमें कितनी इंटीजर वैल्यू आ रही है, वो भी एक ही आ रही है विच इज़ 6। तो कितनी इंटीजर वैल्यू आ रही है, 2 इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है ना, अगर इन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ कि x की कितनी वैल्यूज आती है, तब हमारा आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, 6 और 7 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, तब हमारा आंसर क्या था, इनफाइनाइट। बट यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रल का मतलब इंटीजर वैल्यू पूछी है x की, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 इंटीजर वैल्यू आ रही है। बात क्लियर हो गई है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा नहीं मतलब आपके लिए तो काफ़ी टफ ही होगा। तो आप देखो ध्यान से, समझो, और इसी क्वेश्चन को खुद से फिर से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमें क्या बोला गया, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 6। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये तो बोल सकता हूँ कि 2x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 प्रॉपर्टी लगा दिया, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 18। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये उसको उधर लेके तो माइनस 17 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, इस x के जगह हमें ये बात पता है कि x इज इक्वल्स टू हम लोग i प्लस एफ लिख सकते हैं, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की। i मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस f मतलब क्या, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलरेडी एक बार पहले से है, और फिर से अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूंगा तो थोड़ा सा अपने को कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर। या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, मुझे तो ये बात पता ही है ना कि i का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और f का मतलब क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैं सीधा 2x के जगह क्या रख देता हूँ, i प्लस एफ रख देता हूँ। ठीक है ना, i प्लस एफ रख देता हूँ, बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 17। ठीक है ना, बहुत ही कॉन्शियसली देखना, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स i प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अच्छा इसके जगह भी अपन ने i रखना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, i अभी रख दिया, माइनस 17। अच्छा ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। फिर से वहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं कि x प्लस i अगर है तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i के बराबर है, जिसमें ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। तो ये मुझे कितना देगा, 2i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इंटू एफ दे देगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3i माइनस में 17। तो ये उस साइड गया, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, i माइनस 17, कितना हो जाएगा, i माइनस 17। अब देखो, अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये है 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, कितना है, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करना हूँ ना, 2 केसेस लेने वाला हूँ। यहाँ पे क्या लेना है, 2 केसेस। पहली केस में ये बोल दूंगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट f है, इसकी वैल्यू बिलोंग कर रही है क्लोज इंटरवल 0 to
ओपन इंटरवल 0.5। अभी ऐसा क्यों लिया ये समझो, क्योंकि जब मैं 2 टाइम्स करूँगा ना इसको 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, इसीलिए मुझे 0.5 लेना पड़ा, इसीलिए मुझे 0.5 लेना पड़ा, क्योंकि उसका 2 टाइम्स करने पे मैं 1 तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 टाइम्स f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, इसका मतलब 0 से लेके 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 इंक्लूड नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। यानी 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो अगर मैं इसमें 0 रख दूं, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो i की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, i की वैल्यू मिल जाएगी 17। ठीक है ना, i की वैल्यू कितनी मिल गई, 17। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा i मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, i मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें मिल गई 17। ठीक है, अच्छा मुझे क्या फाइंड आउट करना है उस पर ध्यान रखना, मुझे फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस y की वैल्यू। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो अब हमें देखना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x यानी क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, यही हमने बोला था अभी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 17 आ गया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, हमने फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक लिए, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू लिए क्लोज इंटरवल 0 से लेके 0.5 तक। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे x की वैल्यू है, जो मेरे x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 17 से लेके 17.5 तक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो x के वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आ गया, 17, और फ्रैक्शनल पार्ट हमने कहाँ से कहा था, क्लोज इंटरवल 0 से 0.5 लिया है। तो 17 प्लस 0 कितना होगा, 17, बट 17 प्लस 0.5 कितना होगा, 0.5। यानी जो x की वैल्यू है वो 17 से लेकर 17.5 तक होगी। तो इसका मतलब फिर 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो 3x से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 51, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 52.5। कितना आ जाएगा, 52.5। अच्छा देखो 3x की वैल्यू 51 से लेके 52.5 तक है, तो अब ये बताओ फिर 3x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा लेकिन हमें y तो पता ही नहीं है, तो y निकाल लेते हैं। y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से y निकाल सकते हैं, क्योंकि y जो है वो कितना है, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 18, तो y इज इक्वल टू, ये कितना रखा है, 17 रख देते हैं। 17 3 जा 51, 51 माइनस 18 33, तो y की वैल्यू आ गई 33, और 3x की वैल्यू आ गई 51 से लेके 52 के बीच में। ठीक है, तो 3x हमने पता कर लिया, y पता कर लिया, तो 3x प्लस y की वैल्यू फिर कहाँ से कहाँ तक होगी, 3x प्लस y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 51 प्लस 33 कर लेते तो ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा, 84 क्लोज में आ जाएगा, और 52.5 और 33 के एडिशन, ये कितना हो जाएगा फिर 85.5 तक। मतलब देखो 3x प्लस वाई की वैल्यू क्लोज इंटरवल 84 से लेके ओपन इंटरवल 85.5, तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो 3x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक आ जाएगा 84 आ जाएगा, एक आ जाएगा 84 और दूसरा आ जाएगा 85। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस वाई की वैल्यू एक कितनी आ रही है 84 और एक कितनी आ रही है 85। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस वाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो बताओ। तो एक पॉसिबल वैल्यू तो 84 है, दूसरी पॉसिबल वैल्यू 85। ये समझे ना 85 कैसे है, क्योंकि अगर आप 84 इंक्लूडेड है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 84 ही होता है, लेकिन 85.5 इंक्लूड नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 85 होता है। तो 84 भी करेक्ट है और 85 भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो ये हो गया केस 1 से आंसर आ गया हमारा। किससे आ गया? केस 1 से। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 मैंने केस 1 में जो मेरा f था ना, जो केस 1 में जो f था वो 0 से लेके 0.5 दिया था। अब मैं केस 2 में मेरा f जो है वो क्लोज इंटरवल 0.5 से लेके 1 तक लेता हूँ।
ठीक है। तो फिर 2f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लोज इंटरवल 1 से लेके ओपन इंटरवल 2। तो फिर 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो अगर 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 18, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो i की वैल्यू अगर 18 है, i मतलब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना i प्लस f। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू i कितना आया, i मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 18 आ गया, और f की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक ली है, क्लोज इंटरवल 0.5 से लेके ओपन 1। तो फाइनली x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगी 18.5 से लेके 19 तक, 18.5 से लेके 19। तो फिर 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगी 55.5 से लेके 57 तक। ठीक है, 55.5 से लेके 57 तक। तो फिर 3x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, तो y हमें, अच्छा y पता नहीं किया अब तक, तो y पता कर लेते हैं। y अगेन यहाँ से पता करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू देख लो कितना आएगा, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 18 आ जाएगा, ये हमने पहले भी किया है। तो y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए कितने आ गई 18, कितने आ गई 18, तो ये हो जाएगा 36। अब देख लो 18 3 ये 3 टाइम्स 18 माइनस 18, तो 2 टाइम्स 18 यानी 36। तो y पता चल गया, 3x पता चल गया, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी अब, ठीक है ना। 3x प्लस वाई की वैल्यू एक काम कर लो 55.5 प्लस 36 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा क्लोज इंटरवल में 55 और 36 91 हो रहा है, 91.5 और 57 प्लस 36 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 93। तो देखो 3x प्लस वाई की वैल्यू क्लोज इंटरवल 91.5 से 93 है, तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 91.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक वैल्यू देगा 91, और 93 से पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा 92। तो यानी कि इस बार इसके दो वैल्यू आ रही है, एक 91 और एक 92, लेकिन 91 और 92 तो हमारे आंसर में नहीं है, इसका मतलब हमारे दो आंसर करेक्ट है, एक है 84 और एक है 85, मतलब ए और बी। तो देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपने को एडवांस की भी अब धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर देनी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। कैलकुलेशन पार्ट है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। जब आप इसी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे ना, तो अब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही है करके, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसको अच्छे से देख लो, देखने के बाद इसी क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करो, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अपने को एक इक्वेशन दिया है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें निकालना है, और इक्वेशन हमारे पास है SGN। SGN का मतलब होता है सिग्नम फंक्शन। तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो सिग्नम फंक्शन है, पहले एक बार सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन और अच्छे से समझ लेते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन 0 देता है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सिग्नम फंक्शन 1 देता है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो सिग्नम फंक्शन -1 देता है, ठीक है। मान लो अगर इस x की जगह कुछ और होता, कुछ और से मतलब कुछ और फंक्शन होता है f ऑफ x। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती तो सिग्नम फंक्शन 1 देता, f ऑफ x की वैल्यू अगर 0 होती तो सिग्नम फंक्शन 0 देता, f ऑफ x की वैल्यू अगर 0 से कम होती तो सिग्नम फंक्शन -1 देता। तो मेरे लिए यहाँ पे जो सिग्नम फंक्शन के साथ में है ये बेसिकली f ऑफ x है, मतलब x² माइनस 3x प्लस 2, ये मेरे लिए फिलहाल क्या है, f ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 केसेस के थ्रू इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 केसेस मतलब क्या, पहली केस कि f ऑफ x के वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। f ऑफ x के वैल्यू 0 लेने का मतलब क्या, x² माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब सिग्नम फंक्शन आपको क्या देगा, 0 दे देगा। सिग्नम फंक्शन आपको क्या देगा, 0 दे देगा, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने आ गई,
1/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब देख लो कि क्या ये एक्स इक्वल्स टू 1/2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने तो ये बोला ना कि एक्स का आपस में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि x² - 3x + 2 इक्वल्स टू करने पे 0 आ जाए। लेकिन अगर मैं x को 1/2 इसमें रखूँ तो क्या 0 आ रहा है क्या? नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लो, आपका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये 0 नहीं आएगा, उसका मतलब नो सोल्यूशन। केस 1 से तो नो सोल्यूशन मिला हमें। समझ पा रहे हो ना क्या क्या सिचुएशन है हमारे सामने ये सिचुएशन है कि सिग्नम फंक्शन को 3 तरीके से ओपन किया जाता है, या सिग्नम फंक्शन हमें 3 आंसर देता है, 1 0 -1। 0 कब देता है? जब सिग्नम के साथ जो फंक्शन है वो अगर 0 है। तो मैंने केस 1 में बोला कि ठीक है, सिग्नम के साथ जो फंक्शन है वो 0 ले लिया मैंने। तो जब मैंने ये 0 ले लिया तो सिग्नम फंक्शन ने 0 आंसर दिया, तो 0 = 2x - 1, तो x = 1/2 आ गया। लेकिन ये x = 1/2 इसको तो सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा, मतलब जो हमारा आंसर मिला है वो आंसर गलत है, तो हम लोग बोल देंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आता हूँ केस 2 पे। केस 2 में बोलते हो कि ठीक है, ये चीज़ ना x² - 3x + 2 ये 0 से बड़ी है, ये 0 से बड़ी है, तो सिग्नम फंक्शन आपको क्या देगा? 1 देगा। क्या देगा? 1। तो 1 = 2x - 1, तो 2x = 2 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब हमने ऊपर क्या बोला है कि x² - 3x + 2 0 से ग्रेटर आएगा, तो नीचे हमारा x की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो 1 पुटअप करके देखो क्या 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है क्या? अगर मैं 1 पुटअप करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 - 3 × 2 3 × 1 3, तो 1 - 3 - 2 + 2 0 हो रहा है, ये तो 0 हो रहा है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब x = 1 जो मिला ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन। केस 2 से भी हमें आंसर नहीं मिला। अब लेते केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं बोल देता हूँ कि ये चीज़ 0 से छोटी है, x² - 3x + 2 0 से छोटी है। तो अगर सिग्नम के साथ वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो सिग्नम हमें क्या देता है? -1 देता है। तो -1 = 2x - 1, तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो क्या x की वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाइड कर रही है? क्या देखो x की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना दे रहा है? 2। क्या 2 की वैल्यू 0 से छोटी होती है क्या? नहीं, मतलब x = 0 भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नो सोल्यूशन। यानी केस 1, केस 2, केस 3 से हमें x का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमें क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो हमारा आंसर होना चाहिए डी। हमें 0 सोल्यूशन मिल रहा है। 0 सोल्यूशन का मतलब कोई भी आंसर करेक्ट नहीं मिल रहा है जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - x - 2 = 0 वेयर ये बॉक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट करे। तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - x - 2 = 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? ठीक है ना, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा उसको देखो अच्छे से। अगर मैं बोलूँ यहाँ से आपको x मिलेगा, -x को शिफ्ट कर दो इस साइड में, -x उधर गया +x हो जाएगा, तो क्या बचा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - 2 बचा। ठीक है ना, अब इसको ध्यान से देखो अच्छे से। ये बात हमें पता पक्का कि ये जो बॉक्स है ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, एक इंटीजर देगा। बॉक्स आपको हमेशा क्या वैल्यू देता है? इंटीजर वैल्यू देता है। इंटीजर का स्क्वायर क्या आएगा? इंटीजर आएगा, और इंटीजर में से 2 माइनस करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा। बात समझ पा रहे हो ना? ये जो बॉक्स है आपको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? इंटीजर। उसका स्क्वायर इंटीजर आएगा, उसमें से एक इंटीजर माइनस करोगे इंटीजर ही आएगा। मतलब जो x है, x की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ बिलोंग करेगी? इंटीजर में बिलोंग करेगी। यहाँ से कंक्लूजन निकाल पाए आप लोग? x कहाँ बिलोंग करेगा? इंटीजर में। अगर x इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वो खुद ही आएगा। कैसे? मान लो अगर x एक इंटीजर है 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर x एक इंटीजर है 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि अगर x के लिए 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए x आ रही है करके।
अगर x की वैल्यू 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x ही आ रही है करके। तो अगर x कोई इंटीजर है, अगर x कोई इंटीजर है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद आएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के जगह मैं x रख सकता हूँ, यानी x स्क्वायर माइनस 2 बना, यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक मिल गया, बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। -2 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि -1 आना चाहिए। कितना लेते हैं, -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 -2, -2 प्लस 1 -1, यानी x की एक वैल्यू कितनी आएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और x की दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, x की दूसरी वैल्यू आएगी -1। क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर है क्या, क्योंकि हमने बोल के रखा है कि x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 इज इंटीजर, x की वैल्यू -1 आ गई, -1 इज इंटीजर। तो कितने सॉल्यूशंस मिले हमें इसके हमें मिले 2 सॉल्यूशंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं वर्कशीट के, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगेन हमें एक इक्वेशन दिया है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना, और ये इक्वेशन है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में x स्क्वायर है -x -3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर था और यहाँ पे x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ से x फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो -x को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, +x हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर -3 रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये बात पता है कि ये आपको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इंटीजर, एक इंटीजर प्रोवाइड करेगा। उस इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर में से 3 माइनस करोगे तब भी एक इंटीजर आएगा। यानी x की वैल्यू जो आएगी वो कहाँ बिलोंग करेगी, इंटीजर में बिलोंग करेगी। अगर x के लिए इंटीजर में बिलोंग करेंगी तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अच्छा अगर x के लिए इंटीजर में बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू भी इंटीजर में बिलोंग करेगी, ठीक है ना। अगर x स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर में बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, x स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो एक x स्क्वायर के बराबर में ही होगा। नहीं समझ में आ रही बात। जैसे मान लो x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 क्या एक इंटीजर है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 ही होता है। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता हूँ कि ठीक है x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ रहा है, 4 तो x स्क्वायर के बराबर में है। बात क्लियर हो रही है। तो अगर x के लिए इंटीजर में बिलोंग कर रही है तो x स्क्वायर भी इंटीजर में बिलोंग करेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर में ही आएगी। ये तब होगा जब x इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 टाइम्स, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर रख देता हूँ, -x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, -3 इंटू 2, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते आना चाहिए। अब -3 इंटू 2 -6, -6 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि -1 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाता है, -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 -6, -3 प्लस 2 -1, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 2x -3x -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो -x को स्प्लिट अप किया, कैसे स्प्लिट अप किया, +2x -3x में, +2x -3x में। अच्छा पहले दोनों में से कॉमन 2x, क्या बचा x + 1, अगले दोनों में से कॉमन -3, ये बचा x + 1 इक्वल्स टू 0, x + 1 कॉमन निकला, अब क्या बचा 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आएगी -1 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है। x इक्वल्स टू -1 तो इंटीजर है, लेकिन x इक्वल्स टू 3/2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने ये बोला है कि x के लिए कहाँ बिलोंग करेगी, इंटीजर में। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिली, बट एक तो इंटीजर में है लेकिन दूसरे इंटीजर में नहीं है, तो हमें दूसरा आंसर कंसीडर नहीं करना है। तो x के हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ही मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको आज की जो वर्कशीट्स के जो डिस्कशन है वो बहुत क्लियर कट समझे होंगे। कुछ क्वेश्चंस है जो लेवल उनकी बहुत हाई है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, बट आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं भी समझा होगा तो डोंट वरी, कोई टेंशन मत लो। वीडियो को फिर से रिवाइंड करके उसी जो न्यूमेरिकल्स है उसको फिर से एक बार डिस्कस करो। ओके, सो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे आपको हमेशा बेनिफिट ये होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको एक नया नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगा। ओके, ठीक है।